हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 3 के आखिरी कंसेप्ट के बारे में। यानी कि हम यहाँ पे ये समझेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम किस प्रकार से काम करता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836366 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि पहले तो न्यू टैक्स रिजीम होता क्या है, ठीक है। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी केस में कैसे काम करता है, तो इसको समझते हैं। द एक्सेसिव इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, ठीक है। जब हम बात करते हैं किसी पर्सन की जो टैक्स पे करेगा या फिर जो टैक्स के लिए लायबल है, ठीक है, वो चाहे इंडिविजुअल हो चाहे मेंबर हो एचयूएफ का, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्यों ना हो, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट ऑन अ हाउसिंग लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम इफ दे चूज टू अडॉप्ट द न्यू टैक्स रिजीम। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जो चूज करता है या फिर अडॉप्ट करता है न्यू टैक्स रिजीम को, तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा किस चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड होम। वो भी उस घर के लिए जो किसके लिए चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि खुद के रहने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो इंटरेस्ट को लेके एलिजिबल नहीं होगा हाउसिंग लोन के ऊपर। क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट डिस्कस किया था, आपको याद होगा, फॉर्मेट डिस्कस किया था कि जहां पे जब हम इनकम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम जो है ना वो इंटरेस्ट को माइनस करते हुए चल रहे थे। यानी कि इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे थे बैंक को उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन चल रहा है उसके ऊपर, तो हम उसको डिडक्ट करते हुए चल रहे थे। अब उसके लिए एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। दूसरा, स्टेटेड अदरवाइज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस मस्ट ऑलवेज बी जीरो। क्योंकि हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि भाई जो अगर एक पर्सन ने सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लिया है, यानी कि खुद के रहने के लिए घर लिया है, तो उससे इनकम क्या होगी, जीरो, ऑलवेज बी जीरो। क्योंकि एक ऐसा घर, हम हमेशा बोलते हैं कि जो घर है वो एसेट होता है, पर ऐसा नहीं होता। एसेट हमेशा वो चीज होती है जो आपको पैसा कमा के दे। अगर हम थोड़ा और ध्यान से समझें, अगर एक ऐसा घर है जिसमें खुद रह रहे हैं तो वो एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि वो हमें इनकम जनरेट करके भी नहीं देगा। दूसरा, उस पे मेंटेनेंस कॉस्ट हमेशा आती रहेगी। तो वही सेम चीज यहाँ पे हमारे पास आती है। तो हाउस मस्ट ऑलवेज बी जीरो। तो दिस क्लोज विल ओनली अप्लाई टू मैक्सिमम ऑफ टू प्रॉपर्टीज। तो ये जो क्लोज है वो विल ओनली अप्लाई, कब अप्लाई होता है, टू मैक्सिमम ऑफ टू प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम दो प्रॉपर्टीज के ऊपर, दैट आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज माने जाते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स, अगर दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड होम्स हैं तो दे आर कंसीडर्ड टू बी लेट आउट होम्स। यानी कई बार लोग ऐसा भी दिखाते हैं अपनी इनकम को छुपाने के लिए, अपनी रेंटल इनकम या फिर प्रॉपर्टी से आती इनकम को छुपाने के लिए, कि वो जो घर है हमने खुद के डोमेस्टिक यूज के लिए ले रखा है। लेकिन कई बार लोग जो है वो जैसे कि इनकम टैक्स अकॉर्डिंग हम दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस अपने पास नहीं रख सकते, या हम फिर उसे क्या मानेंगे, लेट आउट होम्स मानेंगे अगर दो से ज्यादा घर है तो, जो हमने खुद ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला कंसेप्ट न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। अब अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड। हमने एक चीज के बारे में बात की थी, एरियर ऑफ रेंट के बारे में बात की थी, या फिर हमने बात की थी अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में। यानी कि एक ऐसा रेंट जो अब तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि जिसको हम रिकवर नहीं कर पाए, यानी कि जिसको भी हमने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी थी, या तो वो रेंट लेके भाग गया, या फिर हमने जो भी लीगल एक्टिविटीज की उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास जो हम रेंट है वो कवर नहीं कर पाए। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि कुछ रेंट ऐसा है जो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में आएगा, रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, और वो रिसीव हो गया बाद में, तो सेक्शन 25A के अकॉर्डिंग हम इसे ट्रीट करते हैं। यानी कोई ऐसी इनकम जो हमने कमा तो नहीं थी पर हमें रिसीव नहीं हुई, वो अनरियलाइज्ड रह गई, लेकिन बाद में फ्यूचर में जाके मान लेते हैं कि वो पर्सन उस टाइम उसके पास इनकम नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, वो रेंट नहीं दे पाया होगा, लेकिन बाद में जैसे उसके पास इनकम आई वो अपना रेंट वापस देके चला गया, यानी कि वो हमने बाद में इन फ्यूचर रिसीव कर लिया, तब तो वो इनकम में काउंट होगा ना। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, उसको हम ट्रीट करते हैं सेक्शन 25A के अकॉर्डिंग।
एक्सेसी हु रिसीव्स रेंट एरियर्स फ्रॉम अ टेनेंट और लेटर रियलाइजेस अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम अ टेनेंट, यानी कि जो एक्सेसी यानी कि जिसको टैक्स पे करना है या फिर जो ओनर उस प्रॉपर्टी का, उसने रेंट एरियर को रिसीव कर लिया फ्रॉम अ टेनेंट यानी कि किराएदार से अपने, और लेटर रियलाइजेस अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम अ टेनेंट, या फिर लेटर बाद में रियलाइज कर लिया, एज एप्लीकेबल विल बी कंसीडर्ड टू हैव अर्नड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको हम कंसीडर क्या करते हैं, अर्नड इनकम में काउंट करते हैं फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर के लिए इन विच रेंट इज रिसीव, यानी कि एक तरह से कि जिस साल में, जिस फाइनेंशियल ईयर में हमने वो रेंट रिसीव किया तो वो हमारे अर्नड इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, तो उस टाइम पे हम फाइनेंशियल ईयर में उसे एज अर्नड इनकम दिखाएंगे, रिसीव्ड और रियलाइज, और रिडक्शन ऑफ 30%, जो रिडक्शन है 30% का ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट वो यहाँ पे लगेगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट, ये तो क्या पहला पॉइंट कि एरियर को लेके या फिर ऐसे रेंट को लेके जो अनरियलाइज्ड रेंट है उसको हम किस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर ट्रीट करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन 25, यानी कि वो अमाउंट जिसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे जब हम इनकम टैक्स इनकम कैलकुलेट करेंगे हाउस प्रॉपर्टी से सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग। 3 पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या आएगा, इंटरेस्ट पेएबल आउटसाइड इंडिया, अगर इंटरेस्ट जो है वो आउटसाइड इंडिया में जा रहा है तो हम उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं करेंगे। मतलब वही बात है कि भाई इनकम टैक्स का बेनिफिट क्यों दे जब वो हमारी कंट्री में है ही नहीं, तो वही सेम चीज यहाँ पे है। तो सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर एक्ट एंड ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड और डिडक्टेड एट सोर्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर इज नो पर्सन इन इंडिया, यानी कि वो पर्सन जो है वो इंडिया में नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में वो अमाउंट डिडक्ट किया गया है तो उसको हम डिडक्ट नहीं करेंगे। हु मे बी सब्ट्रैक्टेड, हो सकता है उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया हो इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कंप्यूट कर रहा हो लेकिन वो अमाउंट डिडक्ट नहीं किया जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे है, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 25, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो इंडिया में है ही नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो वो अमाउंट हम माइनस नहीं करेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली नॉन रेजिडेंट्स को वो डिडक्शंस नहीं मिलते हैं जो रेजिडेंट्स को इंडिया में मिलते हैं, यानी कि उन्हें वो बेनिफिट्स इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलेंगे जो रेजिडेंट को मिलते हैं। वही सेम चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली भी। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, बी पॉइंट में, एनुअल वैल्यू टू बी इन नेगेटिव। अब एनुअल वैल्यू नेगेटिव में कब होगी, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जब फॉर्मेट समझा था जब भी समझाया था, या तो हम हाउस टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा दे रहे हैं जो हमें लोकल अथॉरिटी को पे करना पड़ रहा है, या फिर अनरियलाइज्ड रेंट हो जाता है। जैसे सपोज करते हैं, फिर से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस पे पर मंथ हमें 5,000 रुपए रेंट मिलता है, तो ईयरली कितना रेंट मिलेगा हमें, 60,000 रुपए। मान लेते हैं 60,000 रुपए हमने रेंट की फॉर्म में कमाया, ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कि 40,000 रुपए अनरियलाइज्ड है, यानी कि 8 महीने का रेंट हमें यहाँ पे मिला ही नहीं, 40,000 रुपए अनरियलाइज्ड है, ठीक है, और 30,000 रुपए मैंने क्या दिया, प्रॉपर्टी टैक्स, तो 30,000 प्रॉपर्टी टैक्स, ऐसा तो मैं लॉस में चला गया, माइनस का 10,000। और अगर मान लेते हैं कि मैंने टैक्स दिया सिर्फ 20,000 रुपए, तो भी मुझे कोई इनकम नहीं हुई। वही सेम चीज यहाँ पे है, एनुअल वैल्यू टू बी नेगेटिव, की एनुअल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, तो उसके रीजन ये हो सकते हैं कि जितना रेंट रिसीव हुआ, ठीक है, और उसमें से अनरियलाइज्ड रेंट ज्यादा था, ठीक है, और हाउस टैक्स भी या फिर प्रॉपर्टी टैक्स भी ज्यादा था, जिसकी वजह से हमारी एनुअल वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई। तो म्युनिसिपल टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रॉस ईयरली वैल्यू, यानी कि हम हमेशा जो भी म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, उसको माइनस करते हैं ग्रॉस ईयरली वैल्यू में से, ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू, ताकि हम एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सके। द ईयरली वैल्यू इज नेगेटिवली इंपैक्टेड इफ एनी एक्सेसी पेज म्युनिसिपल टैक्सेस। एक ईयरली वैल्यू जो है ना वो हमेशा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी अगर म्युनिसिपल टैक्सेस दैट एक्सीड द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि टैक्स ज्यादा पे किया है और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम है। इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन, वो इनकम टैक्स, वो इनकम जनरेट करने वाला एक्सेसी लॉस में है, उसे नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है। वही देखो ना ऊपर वाले पॉइंट में कि इनकम होनी थी 60,000 रुपए, 40,000 तो मेरे ही नहीं, अनरियलाइज्ड हो गए, ठीक है, 30,000 रुपए टैक्स भर दिया, 10,000 रुपए अपनी जेब से भरना पड़ा उस पर्सन को। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि एनुअल
एनुअल वैल्यू टू बी इन नेगेटिव। अब ऐसे केस में होता क्या है उसको देखते हैं। तो सी पॉइंट क्या आता है, डिडक्शंस फ्रॉम नेगेटिव एनुअल वैल्यू, कि डिडक्शंस क्या मिलेंगे नेगेटिव एनुअल वैल्यू को लेके। तो डिडक्शंस अलाउएबल ऑन परसेंटेज और प्रोपोर्शनल बेसिक, तो जो डिडक्शंस मिलेंगे वो अलाउ किए जाएंगे परसेंटेज पे या फिर प्रोपोर्शनल बेसिक्स पे, are not allowed from the negative annual value, hence standard deductions not allowed, यहाँ पे standard deductions नहीं लगाई जाएंगे। such negative income can be set off against the income of other houses or against the income of other heads। तो ऐसी negative value को या तो हम हैंडल करेंगे इनकम फ्रॉम अदर हाउसेज से, यानी कि अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी है वहां से इनकम आती है तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे, या फिर अगेंस्ट द इनकम ऑफ अदर हेड्स, या फिर किसी और तरीके से इनकम आ रही है, किसी और हेड के अंदर इनकम आ रही है तो वहां से उसे ट्रीट कर लेंगे, वहां पे हम उसे एडजस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसी को बोलते हैं जिसमें लास्ट में एक्सप्लेन भी किया है, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, कि हमने एक प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, ठीक है, या फिर रेंट पे दे रखी है, उस समय लॉस हो रहा है, टैक्स ज्यादा लग रहा है उस पे, तो उन लॉसेस को हम दूसरे हेड्स की तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सीखा। इसके बाद तीसरा और आखिरी पॉइंट समझते हैं। ये तो हो गए, ये सी तक जो पॉइंट थे ना ए बी सी, वो सब इस हेड के अंदर थे, अमाउंट नॉट डिडक्टिबल इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 25 के अंदर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रोसिंग अप ऑफ रेंट रिसीव। अब ये समझते हैं ये क्या होता है। इन इवेंट दैट एन इंडिविजुअल पेज अ रेसिडेंट मोर देन ₹2,40,000 इन रेंट, मतलब अगर मान लेते हैं कि पर्सन जो है वो 2,40,000 से ज्यादा रेंट भर रहा है इन रेंट इन अ गिवन ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो दे आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, तो उस पर्सन को टैक्स डिडक्ट करना होगा एट सोर्स एट स्टिपुलेटेड रेट, जो भी रेट गिवन है, जो भी रेट मैंडेट कर रखा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, वो कितना है 10% है, फ्रॉम दैट अमाउंट एंड पे द लेफ्ट ओवर बैलेंस, तो वो अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा और उसके बाद में जो भी बचा हुआ बैलेंस होगा ना, जो भी लेफ्ट ओवर बैलेंस होगा टू द प्रॉपर्टी ओनर, यही प्रॉपर्टी ओनर को दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रेजरी रिसीव्स टैक्सेस दैट आर विद हेल्ड एट द सोर्स, तो ट्रेजरी वो टैक्स रिसीव करेगा जो भी उस सोर्स से रिलेटेड है। इन सर्टेन सिचुएशंस द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड फॉल्स शॉर्ट ऑफ एक्चुअल रेंट, तो ध्यान रखना ऐसे केसेस में जो एक्चुअल रेंट है ना उससे रेंट हमेशा क्या मिलता है, कम मिलता है, क्योंकि टैक्स पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद रेंट पे किया जाता है और रेंट रिसीवेबल। तो अब यहाँ पे हम ग्रोस रेंट क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव, यानी कि वो रेंट जो या तो रिसीव किया गया है या फिर क्रेडिट किया गया है, क्रेडिटेड, तो इन दो को हम क्या बोलते हैं, ग्रोस रेंट बोल के चलते हैं, रेंट रिसीव्ड और क्रेडिटेड। तो ये हमने अलग अलग केसेस देखे न्यू इनकम टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और कुछ अदर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब तो हमने ऑलमोस्ट थ्योरी डिस्कस कर ली है, इस चैप्टर की फॉर्मेट डिस्कस कर ली है। ठीक है, अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे आने वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है, फॉर्मेट समझ में आ गए हैं और बिना फॉर्मूले समझे, बिना फॉर्मेट समझे कोई बच्चा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं सकता, और या फिर इस सीरीज के न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो हम यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, इसी वीडियो के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 है वो भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब हम यूनिट 3 में देखेंगे कि हमें और कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, क्योंकि अब हम वहां पे बात करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कि बिजनेस से किस तरह की इनकम आती है, प्रोफेशन से इनकम किस तरीके की आती है, और उसे किस उसका टैक्स ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। ठीक है, और अगर भाई वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो मैं बता ही चुका हूं। और हाँ, फिर भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। आप इसको जो उतारना है वो उतार सकते हैं, मैं बोर्ड के सामने से।